इस दुनिया के लोग लावा में छोटी क्रेफिश पालते हैं, हमेशा चलने वाली बर्फ की परत से कपड़े बनाते हैं और हर रोज 8 टन खास छोटे बर्गर उड़ाते हैं, बस इसलिए क्योंकि हाई लेवल सभ्यता ने ब्लू प्लैनेट के सारे रिसोर्स बंद कर दिए हैं। टिड्डी सर्वाइवल गेम चुपचाप शुरू हो गया है। हर देश अपने एक्सप्लोरर को ब्लू लोकस्ट वर्ल्ड में भेज सकता है। वहां से मिला सामान लाखों गुना बढ़कर अपने देश को वापस मिलता है। बाकी लोगों की शुरुआत जंगल या आइलैंड पर होती है, पर मुझे तो सीधा एस लेवल आइस जोन में फेंक दिया गया। पहली रात ही मैं जमकर बर्फ का पुतला बनते बनते बचा। पूरी दुनिया ड्रैगन नेशन का मजाक उड़ा रही थी। शर्त लगा रहे थे कि मैं 3 दिन भी नहीं टिकूंगा, पर उन्हें नहीं पता था कि मैं जाग चुका हूँ। मेरा डेली इंटेल सिस्टम एकदम सटीक बता सकता है और पहले से हर खतरे की वार्निंग दे सकता है। भले मुझे किसी जंगल में अकेला फेंक दो, फिर भी मैं छुट्टियां मना रहा जैसा आराम से रह सकता हूँ। सोचने पर तो मुझे रिसोर्स ही चुनना चाहिए था, पर यहाँ का टेम्परेचर -52 डिग्री है। ऐसे ही चलता रहा तो मैं बर्फ की मूर्ति बन जाऊंगा। और वैसे भी सिस्टम सिर्फ रास्ता दिखाता है, कुछ अपने आप पैदा नहीं करता। इसलिए अगर मुझे लंबे टाइम तक जिंदा रहना है तो आसपास का मौसम और जियोग्राफी समझना जरूरी है। पर मन में एक डाउट था, अगर आसपास कुछ भी ना हो तो ये कीमती इंटेल चांस बेकार चला जाएगा। बहुत देर सोचने के बाद आखिर दिल की आवाज़ सुनकर मैंने बी एनवायरनमेंट चुन लिया। अगले ही सेकंड मेरी आंखों के सामने एक पूरा 3D टेरेन मैप उभर आया और सिस्टम ने दिखाया कि 71 घंटे बाद यहाँ भयंकर बर्फीला तूफान आने वाला है। पर मेरी अभी की पोजीशंस डिजास्टर को झेलने लायक बिल्कुल नहीं थी। जिंदा रहने का इकलौता चांस था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। मैंने फौरन नॉर्थ ईस्ट का मैप जूम किया तो पता चला वहां एक जिंदा पानी की झील है और बर्फ की परत सिर्फ 20 सेंटीमीटर मोटी है। ये देखकर मैं एकदम एक्साइटेड हो गया। जहां पानी बहता है वहां मछली भी होगी, यानी वहां लगातार मिलने वाला फूड सोर्स भी होगा। सोचा पहले जाकर देख लेता हूँ, और मैं उसी वक्त झील की तरफ चल पड़ा। मेरे सामने अपने आप एक गोल्डन एरो आ गया जो मुझे रास्ता दिखा रहा था। 20 मिनट के अंदर ही मैं इंटेल सिस्टम की बताई जगह पर पहुंच गया। जहां तक नजर जाती थी बस दूर दूर तक सफेद बर्फ का फैलाव था, पर मुझे पता था कि 20 सेंटीमीटर नीचे जिंदगी छुपी है। इसी बीच वाइल्ड प्लेन के लाइव स्ट्रीम में हलचल मच गई। ये लड़का कर क्या रहा है? इस मौसम में शेल्टर छोड़ना मतलब सीधा मौत है। बुरा हुआ हमारे घर का हीटर बंद हो गया। बोल रहे हैं कम्युनिटी का रिसोर्स कम पड़ गया। एक्सप्लोरर लोग थोड़ी मदद नहीं कर सकते क्या? झगड़ा मत करो, मैंने आखिरी वालों के स्ट्रीम देखे हैं, वो सब और भी खराब जगह पर हैं। अभी हमसे भी ज्यादा तकलीफ में होंगे। इसी बीच मैं इंटेल सिस्टम के इशारे पर मंजिल तक पहुंच चुका था। सही जगह ढूंढने के बाद मैंने अपना अलॉय शॉवेल पूरी ताकत से बर्फ की कमजोर जगह पर मारा, पर सिर्फ बारीक बर्फ के छींटे उड़े। जल्दी ही मेरा हाथ सुन्न पड़ गया। उंगलियां भी अकड़ने लगी, पर मैं रुका नहीं, क्योंकि अगर रुक गया तो पसीना जम जाएगा और फिर मैं हाइपोथर्मिया में चला जाऊंगा। वो तो सच में देर हो जाएगी। मैंने दांत भींचकर हिम्मत बनाए रखी, बार बार उसी जगह सही निशाना लगाता रहा। जब लगा अब बेहोश हो जाऊंगा, तभी खटाक की आवाज के साथ बर्फ टूट गई। काली झील का पानी प्रेशर की वजह से एकदम मेरे मुंह पर आ गिरा। मैं फौरन पीछे हट गया, जमीन पर बैठ गया। उफ, सच में हो गया। अच्छा हुआ मैं जल्दी पीछे हट गया, वरना अंदर गिर ही जाता। ये लड़का सच में इंसानी ड्रिलिंग मशीन है क्या? जमी हुई झील तो बस मरा हुआ पानी है, उसमें मछली कहाँ से आएगी? हो गया शुरू। अपनी थोड़ी सी नॉलेज से वाइल्ड वर्ल्ड को मत आंको। किसी ने लावा में क्रेफिश तक पकड़ ली थी, ठीक है मान लिया, पर मछली पकड़ेगा किससे? इस सवाल ने माहौल में ठंडा पानी डाल दिया। पर मुझे अब पूरा भरोसा था। सामने पानी की सतह हिलने लगी थी। फिर भी मैंने जल्दबाजी नहीं की, सही मौके का इंतजार किया। जब एक काली मछली बर्फ के छेद के पास ऊपर आई, मैंने हाथ में पकड़ा शॉवेल एकदम तेजी से घुमाया। अगले ही सेकंड पूरी काली मछली उछलकर बर्फ पर आ गिरी। मैं उस बाह जितनी लंबी काली मछली को देखकर राहत की सांस ली, पर साथ ही एक चक्कर सा महसूस हुआ। तभी सिस्टम ने कान में वार्निंग दी, एक्सप्लोरर का फुलनेस लेवल 5 पॉइंट पर आ गया है। मुझे अभी एनर्जी चाहिए थी। लंबा सफर और फिर जोर लगाकर बर्फ तोड़ना, बॉडी पूरी लिमिट पर पहुंच चुकी थी। मैंने फौरन आधा सिल्वर लेवल मीट लिवर निकालकर खाना शुरू किया। ये वो बैग था जो मुझे इंटेल सिस्टम जागने के वक्त में था। उसमें मीट लिवर के अलावा कोयला और फायरफ्लाई टूल भी थे। इसी बीच स्ट्रीम में एक गोल्डन कमेंट सबकी नज़र में आ गया। बग, इतना स्ट्रेटेजिक सिल्वर रिसोर्स ऐसे ही खा लिया, ये तो हद है। क्या ऐसे कोक फ्लेवर में तारीफ नहीं करनी चाहिए थी? ये कमेंट देखते ही ग्रेट सिया देश के व्यूअर्स भड़क गए। कौन है ये बंदा जो बोल रहा है? ऑक्टोपस देश वाला है, खुद ढूंढा है तो क्यों ना खाए? बस पेट भरेगा तभी तो काम करेगा। इसे उसके अपने देश की स्ट्रीम पर भेज दो, यहाँ उसका स्वागत नहीं है। मीट लिवर पेट में जाते ही एक गर्म लहर पूरे बदन में दौड़ गई। फुलनेस लेवल भी बढ़कर 48 पॉइंट पर पहुंच गया। मैंने जमे हाथों को रगड़कर ठंड भगाई, फिर फौरन एलॉय शॉवेल उठाकर बर्फ के छेद के पास बैठ गया। गर्माहट रहते रहते फिर से काम शुरू करने के लिए, अपने जोश से इन मछलियों को उस ठंडे अंधेरे पानी से बाहर निकालने के लिए। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई और एक और आयरन स्केल काली मछली किनारे आ गई। अरे ये तो आइस फिशिंग है। ये लड़का शॉवेल से मछली पकड़ रहा है, पागल है क्या? वाइल्ड वर्ल्ड में जाने वाले एक्सप्लोरर तो शार्प शूटर और फिशिंग एक्सपर्ट होते हैं, पर ऑक्टोपस जैसे तरीके से पकड़ने वाला तो पहली बार देखा। जब फिशिंग एक्सपर्ट लोग हैरान हो रहे थे, मैंने एक और आयरन स्केल मछली पकड़ ली, पर मेरा गुड लक जैसे यहीं खत्म हो गया। अगले आधे घंटे कुछ हाथ नहीं लगा। शायद मेरी आवाज़ से मछलियां डर गईं, या फिर पानी में ऑक्सीजन पूरी भर चुकी थी। जो काला साया छेद के पास सांस लेने आया करता था, वो अब गायब हो चुका था। पर मैंने हार नहीं मानी। जब बदन अकड़ने लगा, तभी अचानक काले स्याही जैसे पानी के नीचे एक चमक गुजरी। मैंने फौरन ऊपर की तरफ शॉवेल घुमाया
और सही निशाने से उसे हवा में उठा लिया। अगले ही पल एक अजीब मछली बर्फ पर गिरी, पर यह सिल्वर मछली गिरते ही अपनी पूंछ से बर्फ पर वार करके ऊपर उछल गई। जब वो वापस छेद में गिरने ही वाली थी, मैंने अपना गोल्डन शॉवेल आगे बढ़ाया और सिल्वर मछली दूर बर्फ पर जा गिरी। तभी नेशनल फॉर्च्यून सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, फर्स्ट ईयर आइस सिल्वर फिश मिली है, खाने से कोल्ड रेजिस्टेंस काफी बढ़ जाएगा। ये सुनकर मैं खुश हो गया, इतनी मेहनत का फल मिल गया। इसी बीच स्ट्रीम के कमेंट थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो गए, फिर एकदम भड़क उठे। अरे बाप रे, अभी तो डर ही गया था। ये तो इंसानों के लिए फॉरबिडन जोन कही जाने वाली परमानेंट आइस प्लेन है। जल्दी ही किसी को पुरानी बात याद आ गई, वो यामामोतो इचिरो कहाँ गया, अब क्यों नहीं बोल रहा। पर वो अभी भी अपनी बात पर अड़ा रहा। किस्मत की बात है, हिम्मत हो तो एक और पकड़ के दिखाए। मैंने फिर से एक आइस सिल्वर मछली पकड़ ली। इस वक्त जमीन पर पड़ी 5 मछलियां देखकर मैंने फैसला किया, अब वापस घर लौटना ठीक रहेगा। लौटने का रास्ता मुश्किल था। पहले जो हवा साइड से आ रही थी, अब सीधी सामने से आने लगी। हर कदम पर तेज आंधी से लड़ना पड़ रहा था, पर बॉडी टेम्परेचर वार्निंग लाइन छूने से ठीक पहले मैं आखिर छेद तक पहुंच ही गया। मैं बर्फ की दीवार से टिककर काफी देर तक सांस लेता रहा, तब जाकर अकड़ी उंगलियों में थोड़ा सा एहसास वापस आया। फिर मैंने कांपते हाथों से जेब से हाई एनर्जी मिनरल निकाला, हल्की सी रोशनी में उसे 4 टुकड़ों में बांट दिया। बस टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर रखना था, मरना नहीं था। इससे अब मैं 7-8 दिन और आराम से निकाल सकता था। जब मछली अच्छे से पक गई तो मैंने एक फ्रोजन रो मछली का पेट चीरकर उसे शॉवेल पर रखकर भूनना शुरू किया। पर जैसे ही मैं उसे पलटने वाला था, दूसरी फ्रोजन मछली अचानक होश में आ गई। उसकी पूंछ जमीन पर जोर से पटकी और वो उछलकर सीधा मेरे मुंह की तरफ लपकी। मैंने बिना सोचे समझे भूनने वाला शॉवेल उठाकर उसके सिर पर पूरी ताकत से मारा। बिना उसे संभलने का मौका दिए मैंने अपनी कलाई की पूरी ताकत से उसका सिर काट दिया। सच में वाइल्ड फिश है, किनारे आकर भी जिंदा रह गई। हिम्मत तो कम नहीं है। फिर मैंने जमीन पर पड़ी मछली को दोबारा आग पर रख दिया। कुछ मिनट बाद ही जबरदस्त खुशबू पूरी गुफा में फैल गई। मुझसे रहा नहीं गया, गर्मा गर्म एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाल लिया। तभी एक गर्म लहर पूरे शरीर की ठंडक दूर कर गई। तभी सिस्टम ने बताया कि मेरा फुल नेस लेवल और कोल्ड रेजिस्टेंस दोनों काफी बढ़ गए हैं। सच में रेयर रिसोर्स है, ऐसे ही भूनने पर भी प्रीमियम फूड जैसा असर देता है। और मैंने तो बस कुछ कौर ही खाए थे। मैंने उस आइस सिल्वर सर्जन को देखा जिसे मैंने मार गिराया था। इसे मैं देश को भेज सकता हूँ, मम्मी पापा और बहन को भी टेस्ट करने का मौका मिलेगा। यही सोचकर मैंने हाथ उस आइस सिल्वर फिश पर रखा और टुडेज सप्लाई अपलोड कंफर्म कर दिया। फिर मुझे नेशनल फॉर्च्यून सिस्टम की आवाज़ सुनाई दी। ग्रेट सिया एक्सप्लोरर झांगयू ने एक आइस सिल्वर फिश अपलोड की है। ये पहली बार अपलोड हुई नई स्पीशीज है। फॉर्च्यून रिवॉर्ड कैलकुलेट हो रहा है। मैं ये सुनकर अंदर ही अंदर एक्साइटेड हो गया। आखिर कैलकुलेशन ट्रिगर हो गई। ब्लू प्लैनेट की जानकारी के मुताबिक वाइल्ड रिसोर्स कचरे जैसे एफ लेवल से लेकर लीजेंड जैसे एस लेवल तक कुल 5 ग्रेड में बनते हैं। ग्रेड जितना ऊंचा, रिटर्न मल्टीप्लायर उतना ही कम होता है। पर इस बार बोर्ड पर नंबर पागलों की तरह उछलने लगे। बधाई हो, रेयर रिसोर्स क्रिटिकल हिट रिवॉर्ड ट्रिगर हुआ। इस बार का मल्टीप्लायर 10,000 गुना है। ये रिसोर्स सीधा ग्रेड सिया की ऑफिशियल बैकअप कोल्ड स्टोरेज में भेजा जाएगा। इस चौंका देने वाले नंबर से मैं अभी संभला भी नहीं था कि दूसरी अनाउंसमेंट आ गई। बधाई हो एक्सप्लोरर, आइस सिल्वर फिश पहली बार अपलोड करने पर स्पेशल रिवॉर्ड मिला है, सर्वाइवल ब्लाइंड बॉक्स। कृपया अपना ब्लाइंड बॉक्स लेवल चुनें। 3 अलग अलग चमक वाले वर्चुअल बॉक्स मेरी आंखों के सामने तैर रहे थे। ये देखकर मेरी सांसें तेज हो गईं। स्पेशल रिवॉर्ड भी ट्रिगर हो गया। अगर ये किसी और के साथ होता तो शायद वो सेफ खेलते हुए नॉर्मल या रेयर लेवल चुनता, पर मेरे पास तो चीट है, डर किस बात का। यही सोचकर मैंने फौरन लीजेंडरी लेवल ब्लाइंड बॉक्स चुन लिया। थोड़ी ही देर में सिस्टम ने बताया लीजेंडरी लेवल सर्वाइवल ब्लाइंड बॉक्स ड्रॉप हो चुका है। मैं अभी जाकर ढूंढने कम दबाकर नेशनल फॉर्च्यून रैंकिंग देखने लगा। इस वक्त मेरा नाम टॉप 100 में आ चुका था। ये देखकर मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। जितनी ऊपर रैंकिंग होगी, देश उतना ही अच्छा ट्रीटमेंट एक्सप्लोरर के फैमिली को देगा। बस मुझे आगे बढ़ते रहना है तो मेरी बहन की एक्टिंग करियर के लिए भी स्पेशल रिसोर्स ट्रीटमेंट मिल सकता है। तभी सिस्टम की आवाज़ फिर गूंजी, बधाई हो एक्सप्लोरर, टॉप 100 में एंट्री हो गई। अगर अगले महीने भी रैंकिंग में रहे तो बेसिक कंस्ट्रक्शन स्किल रिवॉर्ड मिलेगा। इससे ओवरऑल फिजिक्स क्षमता बढ़ेगी। सच में जितनी ऊपर रैंकिंग उतना ही बढ़िया एक्स्ट्रा रिवॉर्ड। 3 महीने बाद मैं सर्वाइवर की ओवरऑल रैंकिंग में भी आ जाऊंगा, जिसमें अब तक के सारे जिंदा बचे एक्सप्लोरर शामिल होते हैं। वहाँ रिवॉर्ड और भी शानदार होगा। एक्साइटमेंट में मैंने अपना स्टेटस पैनल चेक किया। सब कुछ नॉर्मल था। बॉडी टेम्परेचर भी 36.5 डिग्री पर स्टेबल था। ये देखकर मैंने राहत की सांस ली। ठीक ठाक चल रहा है। ना सिर्फ रिसोर्स स्टॉक बढ़िया हो गया, बल्कि सर्वाइवल का एक ड्रीम भी मिल गया। इस दिन ने मुझे काफी सुकून दिया। कम से कम अब जमकर मरने या भूखे मरने की टेंशन नहीं थी। इसी तरह मैं अगले दिन के लिए अच्छी उम्मीदें लिए स्ट्रीम बंद करके सो गया। जब आंख खुली तो इंटेल सिस्टम पहले ही रिफ्रेश हो चुका था। वही 4 ऑप्शन फिर से सामने थे। थोड़ा सोचने के बाद मैंने सर्वाइवल चुना। अगले ही सेकंड मुझे लीजेंडरी ब्लाइंड बॉक्स की सटीक लोकेशन मिल गई। ये देखकर मैंने खुशी से मुट्ठी लहराई। फिर मैंने जल्दी से गियर पैक किया और निकल पड़ा। साथ ही वॉच पर स्ट्रीम ऑन का बटन दबाया। फैमिली गुड मॉर्निंग, आज मैं ड्रॉप किया गया रिसोर्स ढूंढने जा रहा हूँ। फिर मैंने पेरेंट्स को खैरियत बताई और बर्फीली आंधी के बीच मंजिल की तरफ चल पड़ा। कल से स्ट्रीम शुरू होते ही व्यूअर्स की गिनती तेजी से बढ़ने लगी। छोरे, रिवॉर्ड के पीछे मत भाग,
बस अपना बेस्ट थे। एक रिटायर्ड एक्सप्लोरर वॉन्ग गैंग ने भी कमेंट किया। अगले ही सेकंड स्ट्रीम में एक अनचाहा मेहमान आया, दो मछलियां पकड़ी और खुद को हीरो समझने लगा। ग्रेट सिया के एक्सप्लोरर इतने घमंडी होते हैं क्या? फिर वही जापानी छोकरा आ गया झांसा देने। इस वक्त मैं कमेंट पढ़ना छोड़कर इंटेल सिस्टम के गोल्डन आरो के पीछे चल रहा था। थोड़ी ही देर में मैं मंजिल पर पहुंच गया। एलॉय शॉवेल से 20 मिनट से भी कम खुदाई में एक मेटल बॉक्स दिख गया। मैंने कांपते हाथों से ब्लाइंड बॉक्स खोला। अंदर एक सिल्वर व्हाइट मेटल स्ट्रक्चर था। अगले ही पल सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो ग्रेट सिया एक्सप्लोरर, लीजेंडरी लेवल पोर्टेबल पोलर स्नो व्हीकल मिला है। मुझे यकीन ही नहीं हुआ, इतना जबरदस्त ट्रांसपोर्ट टूल मिल गया। फिर मैंने फौरन उस मेटल स्ट्रक्चर को असेंबल कर लिया। सामने खड़ी स्नो व्हीकल को देखकर मैं एकदम एक्साइटेड हो गया, खासकर उसका फोल्डिंग रैक तो जैसे मेरे दोनों हाथ आजाद कर गया। फिर मैंने व्हीकल की पावर टेस्ट की, एकदम स्मूथ चलकर निकल गई। स्ट्रीम में व्यूअर्स एकदम उत्साहित हो गए, मुझे भी ऐसी कूल गाड़ी चाहिए। अभी एंट्री करना है तो टाइम है क्या? बिल्कुल नहीं, पहले तुम्हें एक्सप्लोरर बनकर परमानेंट आइस प्लेन में लैंड करना होगा, फिर रेयर रिसोर्स ढूंढकर अपलोड करना होगा, तब कहीं जाकर लीजेंडरी ब्लाइंड बॉक्स चुनने का चांस मिलेगा। ये तो बहुत मुश्किल है। दिल टूट गया यार। इस वक्त मैं तेज रफ्तार से चलने का मजा ले रहा था, कमेंट पढ़ने का टाइम ही नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं वापस पहले वाली ड्रॉप लोकेशन पर आया, मेटल बॉक्स को स्लेज पर रखकर सामान ढोने के काम में लगाया, फिर सीधा कल वाली आइस लेक की तरफ चल पड़ा। आधे घंटे में मैं वहां पहुंच गया। इससे कई घंटों का रास्ता बच गया। अब आज चाहे जितनी मछलियां पको आराम से ले जा सकता हूँ। पर गाड़ी से उतरते ही मैंने देखा, बर्फ के छेद के आसपास कई बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे। पैरों के निशान की गहराई और साइज देखकर लगा कोई बड़ा स्नो डेमन बियर यहाँ से गुजरा है। मैंने सावधानी से चारों तरफ देखा, पर कोई जानवर नजर नहीं आया। शायद रात को मछलियों की खुशबू से खिंचा चला आया होगा। लगता है आज थोड़ी ज्यादा मछलियां पकड़नी पड़ेंगी। कम से कम इस जगह के छूटने से पहले यहाँ भरपूर खाना स्टोर करना है, ताकि अगला सर्वाइवल रिसोर्स ढूंढने तक चल सके। यही सोचकर मैंने स्नो व्हीकल को गड्ढे के आगे रखकर हवा रोकी, फिर एलॉय शॉवेल घुमाकर दोबारा बर्फ तोड़ी। तुरंत ही कई मछलियां ऊपर तैरकर आ गईं। मैंने फुर्ती से एलॉय शॉवेल से मछलियों को बाहर निकाला। सिर्फ आधे घंटे में 3 मोटी तगड़ी काली मछलियां मिल गईं, पर ये सिर्फ पेट भरने के काम आ सकती थीं। सिल्वर फिश जैसी कोल्ड रेजिस्टेंस बढ़ाने वाली पावर इनमें नहीं थी। ये देखकर थोड़ा मायूस हो गया। फिर मुझे याद आया कल रात फिशिंग स्पॉट में देखी काले स्केल्स की बात। क्या ये काली मछली ही सिल्वर फिश का मुख्य खाना है? यही सोचकर मैंने फौरन शॉवेल घुमाकर काली मछली को काटकर बारीक किया, फिर एलॉय शॉवेल से उस मछली के मांस को बर्फीले पानी में डुबो दिया। ज्यादा टाइम नहीं लगा, एक बड़ा झुंड आइस सिल्वर फिश का तैरता आ गया। मैंने फौरन ऊपर की तरफ शॉवेल उठाया, पर मछलियां पानी से निकलते ही शॉवेल के किनारे से फिसलने लगी। मछलियां भागने की बजाय और ज्यादा जमा होने लगी। मैं मछली के टुकड़े झील में फेंकता रहा, फिर पूरी ताकत लगाकर पास आई मछलियों को किनारे की तरफ उछालता रहा। 10 बार में 8 बार तो खाली ही जाता था। कई बार तो मछली बर्फ पर गिरकर वापस पानी में उछल जाती थी, लेकिन मछलियां लगातार आती रहीं और धीरे धीरे मुझे भी तरीका समझ आ गया। अब खाली हाथ नहीं जाता था। जल्दी ही मैंने 7 बड़ी चांदी जैसी मछलियां किनारे पर रख लीं, कुल मिलाकर करीब 40 किलो की। सारी मछलियां मैंने स्नो व्हीकल के मेटल बॉक्स में रख दी और फुल स्पीड से शेल्टर की तरफ भागा। थोड़ी देर में मैं अपने जाने पहचाने बर्फीले ढलान पर पहुंच गया। वहां से मैंने मछलियां गुफा के अंदर ले जानी शुरू कर दी। साथ ही मैंने स्नो व्हीकल को वापस फोल्ड कर दिया। सूटकेस जैसे उस मेटल बॉक्स को देखकर मुझे फिर से एडवांस सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी पर हैरानी हुई। गुफा के मुंह पर हवा के लिए छेद छोड़कर मैंने एक छोटा सा हाई एनर्जी कोयला जला दिया। जैसे जैसे गुफा के अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लगा, मेरे पूरे बदन की मसल्स दर्द से अकड़ने लगी। लेकिन सामने मछलियों का छोटा पहाड़ देखकर दिल में जबरदस्त सेटिस्फैक्शन आया। आज खुद को थोड़ा ट्रीट देना बनता था, तो मैंने एक चांदी वाली मछली निकालकर भूनना शुरू कर दिया। कुछ मिनट में ताज़ी और मीठी मछली की खुशबू नाक तक पहुंच गई। मुंह में पानी आ गया। यार ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी खुशबू है। एक जोरदार खाने के बाद मेरी ठंड सहने की क्षमता सीधे बढ़कर 20% हो गई, और लगता है ये आगे भी बढ़ती रही। दिल में एक्साइटमेंट भर गई। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने बाकी सारी मछलियां भी भून लीं। स्टोर करने के लिए मैंने हर मछली को अच्छे से सुखा दिया। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन साउंड बजी। सामने बचे हुए ढेर को देखकर मैं सोच में पड़ गया। सोचने की बात है, आज इतनी अच्छी फसल मिली है तो ज्यादा माल अपलोड करना चाहिए, चाहे वो नेशनल फॉर्चून रिवॉर्ड हो या फैमिली के लिए फायदा। लेकिन स्नो डेमन बियर की एक्टिविटी पैटर्न अभी क्लियर नहीं है। थोड़े समय में दोबारा बर्फ या आग लेने नहीं जा सकता। आने वाले कुछ दिन तूफान भी चलता रहेगा, बाहर निकलना मुमकिन नहीं। ये बचा हुआ माल शायद आने वाले लंबे समय का पूरा राशन है। ये सोचकर मेरी नजरें तेज हो गई। सब कुछ अपलोड नहीं कर सकता। माल भेजना है या सर्वाइवल मेंटेन करना है, ये हमेशा से एक्सप्लोरर्स के लिए बैलेंस करने वाला मुश्किल सवाल रहा है। लेकिन रैंकिंग में ऊपर जाने का रिवॉर्ड भी बहुत लालच देने वाला है। पहले 3 महीने की रैंकिंग में टॉप 10 एक्सप्लोरर्स को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, और जो रैंकिंग में नहीं है वो ज्यादातर किसी न किसी वजह से इस जंगली दुनिया में खत्म हो जाएंगे। थोड़ा सोचकर मैंने हाथ एक सुनहरी भुनी हुई आइस सिल्वर मछली पर रखा और अपलोड कंफर्म कर दिया। 5 सेकंड बाद मुझे नेशनल फॉर्च्यून सिस्टम की आवाज़ सुनाई दी। द शिया एक्सप्लोरर जॉन यू टॉप 50 में पहुंच गए हैं। अगले महीने भी लिस्ट में रहने पर रिवॉर्ड में एक जूनियर स्वॉर्ड वाटर नाइट मिलेगी। मैंने तुरंत नेशनल फॉर्च्यून रैंकिंग खोली। इस वक्त मेरी रैंक 42 पर पहुंच चुकी थी। स्वॉर्ड वाटर नाइट मिलते ही मैं मॉन्स्टर्स को हंट कर पाऊंगा। इससे मेरे बचने के चांस काफी बढ़ जाएंगे। तभी गुफा के मुंह से 3 मीटर दूर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। अगले पल हवा के छेद से गर्म सांसों की तेज आवाज और बदबू अंदर आने लगी।
मेरा दिल एक पल में कस गया। तुरंत हाथ मेटल फावड़े की तरफ बढ़ाया और दूसरे हाथ से गुफा का मुंह ढक दिया। आग के ऊपर अंधेरा, एक पल में सब कुछ निकल गया। मैंने फावड़ा कसकर पकड़ा, आखिरी लड़ाई के लिए तैयार होकर। लेकिन वो कदमों की आवाज़ अचानक मुड़कर वापस चली गई। मैं बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हुआ, क्योंकि वो जिस दिशा में गया वो वही जगह थी जहां मैंने कल इंटरनल ऑर्गन्स फेंके थे। वो खून की गंध से खिंचा चला गया था। यार, अगर कल मैंने वो ऑर्गन्स गुफा के मुंह के पास दबा दिए होते तो अभी तक मैं एक अधूरी लाश बन चुका होता। जब सुबह की हल्की रोशनी आई, नेशनल फॉर्च्यून सिस्टम की लाइट स्क्रीन टाइम पर आ गई। कल की मौतों की गिनती देखकर दिल एक पल के लिए धड़क उठा। सिर्फ एक रात में 4000 लोग इस जंगली दुनिया में गायब हो गए। कल रात की डरावनी रात याद करके मैंने गहरी सांस ली और क्राइसिस ऑप्शन चुना। अगले पल मेरी नज़र के सामने पूरी दुनिया बदल गई। पहले अंधेरी गुफा के मुंह पर अचानक हल्की पीली लाइट चमकने लगी। हरे रंग का डेटा फ्लो आंखों में तेजी से रिऑर्गनाइज होने लगा और आखिर में एक स्पेशल विजन बन गया। तभी सामने एक लाइन उभरी। आने वाले 5 दिनों में तुम आने वाले एक हफ्ते के जीव जंतुओं के छोड़े गए ट्रेस के फेरोमोन मार्क देख पाओगे। ये तो हकीकत है, लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी है। इसके बाद मैं गुफा के मुंह पर गया। आंखों में एक गहरा हरा ट्रेल दिखा और साथ ही 2 घने रोशनी के धब्बे भी थे जो बर्फ की ईंटों की दरार से बिल्कुल सटे हुए थे। साथ ही एक लाल रंग की छोटी लाइन उभरी। एक स्नो डेमन वुल्फ जंगल में तुम्हें शिकार के तौर पर मार्क कर चुका है। ये देखकर मैं मुट्ठी में सिकुड़ गया। डैम एट, स्नो डेमन वुल्फ इस जंगली इलाके का एक कॉमन ग्रुप में शिकार करने वाला मॉन्स्टर है। ब्लू स्टार के जंगली भेड़ियों से भी ज्यादा चालाक। एक बार निशाना बन जाओ तो मरो या न मरो, खाल तो उतरनी है। और अभी मेरे पास तो कोई हथियार तक नहीं था। भेड़ियों के झुंड से लड़ना दूर की बात है, यहाँ रुकना ठीक नहीं था। तभी एक अलार्म मेरे कान में बजा। ये रेटिना पर मौसम का अलार्म था, जो लगातार मुझे जल्दी नई शेल्टर ढूंढने के लिए धक्का दे रहा था। ये सोचकर मैंने तुरंत स्नो व्हीकल खोला, सारा सामान मेटल बॉक्स में डाला। सब कुछ तैयार होते ही मेरा लाइव स्ट्रीम भी शुरू हो गया। अरे यार, ये तो सारा सिल्वर स्टार फूड है। क्या मैं अभी तक जागा नहीं हूँ? दादा, ये कहाँ जा रहा है? मैंने कमेंट्स नहीं देखे, सीधे स्नो व्हीकल चलाकर तूफान में घुस गया। थोड़ी देर बाद मैंने अचानक स्पीड कम कर दी। क्राइसिस विजन के स्पेशल मोड में बाईं तरफ बर्फ की ढलान के नीचे एक बहुत हल्की पीली लाइन दिखी, जो सीधे जमीन के आधे मीटर अंदर एक बिल में जा रही थी। जैसे जैसे मेरा स्नो व्हीकल पास पहुंचा, ट्रेल पर एक छोटी लाइन उभरी। मुझसे टकराने वाले भाई, हिल तो गया, बस मीट खाने का मन कर रहा था। फिर मैं ट्रेल फॉलो करते हुए स्नो रैट के छिपने की जगह तक पहुंच गया। लाइव स्ट्रीम में कई दर्शकों ने इसे पहचान लिया। दादा सावधान, ये चूहा है, पर स्वभाव बहुत खतरनाक है। इसकी काटने की ताकत आराम से बड़े इंसान की उंगली तोड़ सकती है। यहाँ तक कि आइस स्लाइड भी आराम से काट लेता है। सावधान, हिलना मत। डोन भाई की वार्निंग सुनकर कमेंट सेक्शन तुरंत टेंशन में आ गया। लेकिन मैंने फावड़े के सबसे तेज किनारे से स्नो रैट के सिर पर जोर से वार किया। नींद में ही उसे मार डाला। फिर उसकी गर्दन पकड़कर उठाया। वाह, सच में भारी है। कम से कम 20 किलो का होगा। इसके बाद पेड़ के खोखल से 7 नीले फल भी निकाले। जमीन में इतने दिन दबे होने के बावजूद इन फलों की स्किन अभी भी टाइट और ताज़ा थी। लाइव स्ट्रीम में दर्शक तो एकदम से उछल पड़े। अरे यार, ये तो आइस ऑर्किड फ्रूट है। ठंडे इलाकों में ये ताज़ा फल सोने से भी महंगा है। इसमें भरपूर विटामिन और एनर्जी भी है। दादा, ये किस्मत तो कमाल की है। लाइव स्ट्रीम की तो बात ही छोड़ो, मुझे खुद भी अपनी किस्मत पर हैरानी हुई। आखिर हर बड़े स्नो रैट के पास इतना सामान नहीं मिलता। लेकिन इससे यह भी साफ हुआ कि क्राइसिस इन्फो मेरे लिए कितना ज़रूरी है। मैंने मोटे स्नो रैट और फल गाड़ी में डाल दिए, हाथ की मिट्टी झाड़ी और आगे बढ़ता रहा। उधर ब्लू स्टार के थर्ड सेंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो में ऑब्जर्वर ल्यू फेई फेई ने मेरी लेटेस्ट कंडीशन रिपोर्ट की, जिसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड टान चिंग ने मुझे सीड लेवल एक्सप्लोरर में अपग्रेड करने का ऑर्डर दे दिया। मेरे माता पिता और बहन को भी कैपिटल सिटी के कोर एरिया में सेटलमेंट पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया गया। न सिर्फ बहुत सारे फूड रिसोर्सेज मिले, बल्कि उन्हें 30,000 युआन का बोनस भी दिया गया और अपोकैलिप्स पर्सन इवैल्यूएशन प्लान भी शुरू कर दिया गया। पता होना चाहिए कि अपोकैलिप्स पर्सन हर देश के हर बैच के एक्सप्लोरर्स में सिर्फ एक ही स्लॉट होता है। ये एडवांस सिविलाइजेशन का छोड़ा हुआ स्पेशल रूल है, जो अगले स्टेज के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन सब बातों से मैं अनजान था। मैं अभी भी शेल्टर ढूंढने में लगा था। इस पल मेरी हल्की गोल्डन विजन में हर कुछ 100 मीटर पर एक स्पेशल पीली लाइन दिख रही थी, जो जमीन में जा रही थी। सिर्फ आधे दिन के सफर में मुझे कम से कम 20 रिसोर्स स्पॉट मिल गए। ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय बात थी। बस एक सेफ बेस मिल जाए वाइट डिजास्टर पार करने के लिए, तो ये जगह तो अनलिमिटेड रिसोर्स का खजाना है। समय पता ही नहीं चला, रात गहरी हो गई। पूरे दिन के सफर के बाद भी मुझे कोई सही शेल्टर नहीं मिला, तो मैंने स्नो व्हीकल फोल्ड करके एक साधारण सी बर्फ की गुफा खोदी और अंदर घुस गया। आज मैं माल जमा नहीं करने वाला था, ये फूड ही मेरी लाइफलाइन थी। और पूरे दिन के सफर के बाद मेरी रेटिना पर आसपास का एनवायरनमेंट इन्फो भी अब नहीं बचा था। रात में सफर करना फायदे का सौदा नहीं था। मुझे भी आराम की सख्त जरूरत थी ताकि ताकत वापस आ सके। अगले दिन जब इंटेलिजेंस सिस्टम रिफ्रेश हुआ, तो मैंने सीधे एनवायरनमेंट ऑप्शन चुना। रेटिना पर फिर से हल्का गोल्डन 3D होलोग्राफिक टेरेन मैप खुल गया और अपग्रेड की वजह से इस बार मैप का रेंज बढ़कर 10 किलोमीटर हो गया था। मैंने देखा कि इस बार मैप पर शेल्टर के कोऑर्डिनेट्स भी दिखे। बाईं तरफ 5 किलोमीटर दूर एक सफेद लाइट पॉइंट था और दाईं तरफ 15 किलोमीटर दूर एक ऑरेंज रेड गर्म रोशनी वाला दबा। रेटिना का कंटेंट देखकर मैंने तुरंत हीट केव चुन ली। पता नहीं कब तक ये चलेगा। इस पर लाइव स्ट्रीम शुरू होने का टाइम हो चुका था। अरे यार, सच में मैंने लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स नहीं देखे। बर्फीले तूफान में स्नो व्हीकल चलाता रहा।
अब हवा और तेज हो गई थी। तेज हवा के दबाव से गाड़ी लगभग रुक ही गई थी। अचानक सिस्टम ने वार्निंग दी। ये सुनकर मुझे लगा जैसे मेरा खून जम गया। इस वक्त मेरी बॉडी में इतनी ताकत नहीं बची थी कि आगे बढ़ सकूं। थोड़ा सोचकर मैंने अपनी जेब से सिल्वर स्टार भुनी हुई मछली निकाली और लगातार 3 खा ली। इस वक्त लाइव स्ट्रीम के दर्शक चौंक गए। अरे भाई, लगातार 3 खा ली? फुलनेस लिमिट पार नहीं होगी क्या? ये पागल हो गया है क्या? वो तो सिल्वर स्टार फिश है, एक से तो कई घर खरीदे जा सकते हैं। पैसों की कोई कमी नहीं रही अब। थोड़ी देर बाद मुझे शरीर में गर्म धारा फूटती हुई महसूस हुई। स्किन लाल हो गई, यहाँ तक कि आंखों से दिखने वाला सफ़ेद धुआं भी निकलने लगा। अगले पल फॉर्चून सिस्टम की नोटिफिकेशन बजी। कॉन्ग्रेचुलेशंस एक्सप्लोरर, आपको अल्टीमेट कोल्ड रेजिस्टेंस एबिलिटी मिल गई है। चल आगे बढ़ यार, मैंने जोर से चिल्लाकर कहा। नीचे के स्नो व्हीकल की स्पीड तुरंत बढ़ गई। सामने की हवा की दीवार को सीधे चीरते हुए निकल गया। जैसे ही मैं फिर से स्पीड बढ़ा रहा था, अचानक पीछे मुड़कर देखा। कुछ किलोमीटर पीछे सैकड़ों मीटर ऊंची एक सफेद दीवार बिना आवाज किए धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। ये सफेद तूफान जैसे मेरी परछाई का पीछा कर रहा था। इस पल लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में पूरी स्क्रीन भागो शब्द से भर गई। कान में तीखी अलार्म की आवाज आई। तभी उड़ती बर्फ के बीच से मुझे आगे एक बड़ी सी विंड प्रोटेक्टेड चट्टान दिखी, जिसके नीचे से हल्की ऑरेंज रेड रोशनी छन रही थी। वो जियोथर्मल हीट थी। साथ ही द शिया इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में लियू फेई फेई मेरा लाइव स्ट्रीम देखकर पूरी तरह पीली पड़ गई। पिछले महीने लाइट हाउस कंट्री में एक बिग डिजास्टर आया था। 3 स्पेशल फोर्स किंग्स की तो हड्डी तक नहीं मिली थी, और झांग यू के सामने तो इससे भी ज्यादा खतरनाक व्हाइट डिजास्टर था। डेटा कैलकुलेशन के हिसाब से इसके बचने के चांस लगभग 0 थे। सामने बैठे टान चिंग ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। झांग यू को कुछ नहीं होगा, उसने अभी अभी अल्टीमेट फिजिक अपग्रेड किया है, अभी भी उम्मीद है। इस वक्त मैं सामने की पत्थर की गुफा से 400 मीटर दूर था, लेकिन पीछे का तूफान बिल्कुल सिर पर आ चुका था। जबरदस्त एयर प्रेशर से मैं लगभग दिशा भूल गया। तभी लगा जैसे पीछे से किसी ने धक्का दिया हो। फिर मैं इंसान और गाड़ी दोनों उड़ते हुए से आगे बढ़े। सामने ही दिखती गुफा को देखकर मैंने स्टीयरिंग जोर से घुमाया। इनर्शिया की वजह से सीधे दरार में घुस गया। अगले ही पल इंसान और गाड़ी दोनों बर्फ में पलट गए, लेकिन मेरा दिल जो अटका हुआ था वो अचानक शांत हो गया। दादा तो सच में बच गए भाइयों। लेकिन तभी कुछ साकुरा कंट्री के कमेंट्स आने लगे। दर्शक तो बिल्कुल भी नहीं रुके। तुरंत नेट पर गाली गलौज शुरू हो गई। कौन मुझे प्लेन टिकट के पैसे देगा, मैं खुद जाकर उन्हें ले आऊं। लेकिन तभी गाली गलौज शुरू होने से पहले ही लाइव स्ट्रीम के बाहर एक जोरदार आवाज आई। वो तूफान की चट्टान से टकराने की आवाज थी। इसके बाद कम टेम्परेचर की प्रेशर की वजह से अनगिनत तेज बर्फ के कांटे गुफा के मुंह से अंदर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगे। चट्टान और जमीन के साथ साथ बहुत तेज स्पीड से गहराई की तरफ फैलते गए। आखिरकार वो गुफा के अंदर की हीट सोर्स से टकराए, नुकीले सिरे पिघलना शुरू हो गए और फिर पूरी तरह लेकिन खूबसूरत आइस सील्ड गेट बन गया। इस वक्त मैं सिस्टम की स्क्रीन पर एस ग्रेड न्यू होम को ऑब्जर्व कर रहा था। एरिया मेजर करने पर 500 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा निकला। छत की ऊंचाई भी कई मीटर थी, लेकिन जमीन पर बिखरे पत्थर और उभरे हुए चट्टानी टुकड़े थे जिन पर पैर रखना मुश्किल था। मैं झुककर हॉल में मौजूद प्लांट्स को ध्यान से देखने लगा। गुफा के अंदर हल्की सफेद धुंध तैर रही थी। ऊपर की चट्टानी दरारों से टपकते पानी की बूंदें जमीन पर एक छोटी सी नदी बनकर गुफा की गहराई के उस अंधेरे अनजान इलाके की तरफ बहती जा रही थी। लेकिन मैंने तुरंत गहराई में एक्सप्लोर करना शुरू नहीं किया, बल्कि जमीन पर बिखरे पत्थरों को हटाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि खतरनाक मौकों पर भी कूदने और चढ़ने में लगा रहा। मैं हर कोने को चेक कर रहा था। लाइव स्ट्रीम में पहली बार आए कई विदेशी दर्शक मेरी फुर्ती देखकर हैरान थे। वाह, ये दाशिया वाले की कोर स्ट्रेंथ तो बहुत जबरदस्त है। पत्थरों के ढेर में भी ऐसे चल रहा है जैसे समतल जमीन हो, बिल्कुल स्नो लेपर्ड जैसा। ये तो कुछ भी नहीं। तुमने दादा की गाड़ी चलाने वाली स्किल नहीं देखी। सब जानते हैं दादा दा शिया का नंबर 1 बंदा है। द शिया कंट्री के दर्शक भी मजाक में कमेंट करने लगे। मजाक मजाक में मेरा लाइव स्ट्रीम खत्म हो गया, लेकिन चर्चा की गर्माहट अभी भी बनी हुई थी। आज भी मैंने कोई माल अपलोड नहीं किया। सिस्टम पैनल देखा तो टॉप 100 से बाहर हो चुका था। बस ये नहीं सोचा था कि मेरी फुलनेस लिमिट 300 तक पहुंच चुकी थी। अब आगे सिर्फ मॉन्स्टर मीट या उससे बेहतर क्वालिटी का खाना ही मेरी बॉडी को और मजबूत कर सकता था। यही सोच ही रहा था कि गुफा की गहराई से एक तेज बदबू वाली गर्म हवा का झोंका आया। मैंने क्राइसिस विजन खोला तो पता चला इस शेल्टर के ऊपर कई गहरे लाल ट्रेल्स लटके हुए थे। सारे सेकंड टीयर डार्क केव मॉन्स्टर और अभी हाइबरनेशन में थे। इनकी बीट से बारूद बनाया जा सकता है, लेकिन मेरे पास कोई हथियार नहीं था। एक बार हाथ लगाया तो ये सोए हुए बैट्स जरूर जाग जाएंगे। इन उड़ने वाले मॉन्स्टर्स के झुंड के सामने तो मैं बस सूख कर रह जाऊंगा। इस रास्ते पर तो बराबर का हथियार भी नहीं था। ये सोचकर मैं वापस थोड़े साफ हॉल के फ्रंट पार्ट में आ गया। सामान ठीक करके आराम किया। एक रात के आराम के बाद मेरी बॉडी पूरी तरह रिकवर हो चुकी थी। अब जब सेटल हो ही गया हूं, तो सबसे पहला काम था अपने बेसमेंट का पूरा नक्शा समझना। तो मैंने अपडेटेड इंटेलिजेंस सिस्टम में एनवायरनमेंट ऑप्शन चुना, देखने के लिए कि कोई और रास्ता या रिसोर्स है या नहीं। इस बार एनवायरनमेंट इन्फो ने एक चौंकाने वाला अंडरग्राउंड मैप बना दिया। मेरे मौजूदा हॉल को सेंटर मानकर नीचे की तरफ ढेर सारी उलझी हुई नसें फैली हुई थीं, जैसे कोई बहुत बड़ा जाल हो। मैप देखते देखते मुझे एक अजीब पर्पल लाइट वाला पिरामिड आइकन दिखा। अगले ही पल एनवायरनमेंट इन्फो ने बताया, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, तुमने दुनिया की एक सीक्रेट सिविलाइजेशन के अवशेष खोज लिए हैं। जमीन से 25 किलोमीटर नीचे एक टूटा फूटा स्नोस्टॉर्म टेम्पल है। होस्ट को सुझाव है कि खुद जाकर देखो।
सुपर पावर मिलने का चांस है। ये सुनकर मेरी आंखें फैल गईं। जंगली दुनिया में शुरुआत में तो एक्सप्लोरर्स सिर्फ अपने शरीर से खराब माहौल का सामना करते हैं। अगर लंबे समय तक बच गए तो धीरे धीरे बॉडी इवॉल्व होती जाती है और असली जंगली शिकारी बन जाते हैं। लेकिन सुपर पावर के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। अभी तक जो पता है वो ये कि सर्वाइवर्स की टॉप 10 रैंकिंग वाले एक्सप्लोरर्स की ताकत 3 रियल मॉन्स्टर के लेवल तक पहुंच चुकी है। मैंने तुरंत डिसाइड कर लिया कि देखने जरूर जाना है, लेकिन जाने से पहले पेट भरना जरूरी था। तो मैंने परसों रास्ते में पकड़ा हुआ वो स्नो रैट मेटल बॉक्स से निकाल लिया। लाइव स्ट्रीम शुरू होते ही सब स्नो रैट देखकर अट्रैक्ट हो गए। ये स्नो रैट तो देखने में ही किस्मत वाला लग रहा है। दादा फिर से खाना बना रहा है। शेल्टर की पहली मील के लिए मैंने एक सिंपल सा चूल्हा बनाया, फिर उसके ऊपर एक धुला हुआ समतल ग्रीन स्टोन स्लैब रखा। नीचे एक छोटा हाई एनर्जी कोयला जलाकर स्नो पोटैटो मीट रखा। थोड़ी देर में ही एक तगड़ी मीट की खुशबू फैल गई। फिर मैंने 3 आइस ब्लू फल निकालकर सॉस बनाया, कुचलकर पेस्ट बना दिया। इस वक्त मैंने अभी भी तेल टपकते हुए मीट का एक टुकड़ा उठाया, सॉस बाउल में डुबोया। ठंडे सॉस से भरा हुआ रोस्टेड मीट मुंह में डालते ही मेरे मुंह से एक सैटिस्फाइड आ निकल गई। वाह, कमाल है। लियो फेई स्क्रीन में मेरी व्यस्त हरकतें देखकर हल्के से मुस्कुरा दी। ब्लू स्टार के 8वें बैच के एक्सप्लोरर्स में से कोई खाने के लिए भाग दौड़ कर रहा है, कोई शेल्टर के लिए मेहनत कर रहा है। लेकिन झांग यू, जो एक ऐसी जगह में है जहां हमेशा खतरा रहता है, वो तो पहले से ही जिंदगी एंजॉय करने लगा है। शायद ये एक टॉप लेवल शेल्टर की वजह से मिला कॉन्फिडेंस है। इसी बीच द शिया कंट्री के स्पेशल एक्शन ब्यूरो में मिलिट्री और पॉलिटिक्स के टॉप लोग बड़ी स्क्रीन पर लगातार बदलती लाइव मॉनिटरिंग देख रहे थे। टान चिंग लेजर पॉइंटर से स्क्रीन पर पॉइंट करते हुए बोल रहे थे, यह है जंगली दुनिया के पहले 9 दिनों की ग्लोबल सीड लेवल एक्सप्लोरर्स की सर्वाइवल स्टेटस रिपोर्ट। झाओ टिये भी ग्रेट डार्क फॉरेस्ट में गया है, जहर से पूरी तरह जकड़ा हुआ है। 3 दिन में एंटीडोट ढूंढना जरूरी है। ली छिंग छिंग ने पॉल्यूटेड पानी पी लिया, बदकिस्मती से पॉइजनिंग हो गई। लगातार 2 दिन से कुछ खा नहीं पाई। सिर्फ मोशुए की कंडीशन थोड़ी स्टेबल है, लेकिन उसे भी शेल्टर की सख्त जरूरत है। कई हेड्स माथे पर बल डालकर मॉनिटर स्क्रीन देख रहे थे। तभी पुराने हेड ने माथा रगड़ते हुए पूछा, और वो झांग यू वाला लड़का, उसका क्या हाल है अभी? वेन्यून थोड़ा चौंका, फिर तुरंत स्क्रीन बदल दी। स्क्रीन में झांग यू आग के पास बैठा स्नो पोटैटो मीट भून रहा था। मीटिंग रूम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। पुराने हेड ने चाय का घूंट लिया, फिर स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए हल्के गुस्से में बोले, ये शैतान का बच्चा, बाकी सब जंगल में भूखे प्यासे परेशान हैं और ये आराम से मजे कर रहा है। मीटिंग रूम का माहौल अचानक हल्का हो गया। सब लोग झांग यू की तारीफ करने लगे। कहा कि उसे न सिर्फ शेल्टर मिला बल्कि एक लीजेंडरी स्नो व्हीकल भी मिला। वो बहुत पोटेंशियल वाला एक्सप्लोरर है। पुराने हेड ने तुरंत पूछा झांग यू के शेल्टर की रेटिंग के बारे में। टान चिंग ने तुरंत रिपोर्ट निकाली, उसके शेल्टर की रेटिंग एस ग्रेड है, ग्लोबल रैंकिंग में 10वें नंबर पर। मेरा सुझाव है कि उसे 8वें बैच के अपोकैलिप्स कैंडिडेट में शामिल किया जाए। वेन यान, पुराने हेड ने थोड़ी देर सोचा, अच्छा टैलेंट है, लेकिन अपोकैलिप्स तो नेशनल फॉर्च्यून से जुड़ा मामला है, बहुत गंभीर बात है, अभी कुछ और दिन देखना होगा। इस वक्त मैं स्नो पोटैटो का फैट और इंटरनल फैट अलग कर रहा था। फिर उसे छोटे टुकड़ों में काटकर सीधे स्टोन पॉट में डाल दिया। तेज तेल की खुशबू जल्दी ही फैलने लगी। तेल पकने के बीच मैंने कई किलो मसल मीट को उंगली जितना मोटा काटकर स्ट्रिप्स बना दी। फिर स्ट्रिप्स को कोयले के चारों तरफ फैलाकर सुखाने के लिए रख दिया। जब स्टोन पॉट का तेल सुनहरा होकर ऊपर तैरने लगा तो मैंने एक साफ स्टोन बाउल में गरम गरम साफ तेल निकाल लिया। ये खाने के तेल के तौर पर भी काम आ सकता है और एंटी फ्रीज कोटिंग या रोशनी के लिए फ्यूल के तौर पर भी। एनिमल फैट का सही इस्तेमाल तो सर्वाइवल का जरूरी सवाल ही होता है। इस मामले में मेरा प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों एकदम परफेक्ट है। फिर मैंने बड़ी स्नो पोटैटो की स्किन समतल पत्थर पर फैलाई। मेटल फावड़े को स्क्रैपर की तरह इस्तेमाल करके फर पर बचे तेल और खून को साफ किया। इसके बाद सिर तोड़कर उसमें से 2 मजबूत छेनी जैसे दांत और 4 घनी हड्डियां निकाली। हाथ में हड्डी को तौलते हुए मेरे मुंह पर हल्की मुस्कान आई। ये दांतों का मोड़ बिल्कुल सही है, थोड़ा घिस दूं तो नेचुरल फिश हुक बन जाएगा। ये टूल मिलने से मछली पकड़ने की एफिशिएंसी जरूर बढ़ेगी। आखिरी हड्डी तोड़ते वक्त एक के बाद एक नोटिफिकेशन बजने लगी। साधारण रेड मीट ड्राई 5 किलो मिला, साधारण सिल्वर डबल मेल्ट रेड स्किन 1 मिली, साधारण हार्ड रेड टीथ 2 मिले। सब कुछ ठीक करने के बाद मैंने एक सिंपल बैकपैक कंधे पर उठाया, उसमें कुछ मीट ड्राई भर लिया, झुककर थोड़ा ब्लड पानी भी पी लिया। प्यास बुझाने के लिए फिर से मेटल फावड़ा कसकर पकड़ लिया। इसी वक्त रेटिना पर हल्का गोल्डन मैप फिर चमक उठा। वो अजीब पर्पल लाइट वाला पिरामिड कोऑर्डिनेट चुपचाप मुझे खींच रहा था। सिस्टम ने रिकमेंड किया है तो एक बार रास्ता एक्सप्लोर करके देखता हूँ। ये हीट केव शेल्टर आखिर टॉप लेवल तो नहीं है, शायद नीचे कुछ ज्यादा वैल्यूएबल चीज छिपी हो। यही सोचकर मैं मैप के इशारे पर गुफा की गहराई के अंधेरे टनल में घुस गया। रेटिना पर मौजूद एनवायरनमेंट इन्फो ने मेरे लिए एक हल्का ब्लू सेफ पाथ बना दिया। हालांकि सिर्फ हल्की नीली चमक ही थी, फिर भी मैं आराम से चल पा रहा था। बस हवा में अमोनिया और सड़े हुए मांस की मिलीजुली बदबू फैली हुई थी, जिससे मेरा माथा अपने आप सिकुड़ गया। लेकिन कदम रुके नहीं। करीब 30 मिनट बाद बदबू अपने चरम पर पहुंच गई। मैंने ऊपर देखा
तो एक पल में सिर सुन्न हो गया। 10 मीटर ऊंची छत पर हजारों की तादाद में मॉन्स्टर उल्टे लटके हुए थे, सारे बड़े हो चुके सेकंड टीयर वाले। एक्साइटिंग, डेंजरस। इंटेलिजेंस सिस्टम में अचानक नोटिफिकेशन बजने लगी। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। इन जीवों का साइज तो ब्लू स्टार के चमगादड़ों से भी बड़ा था। काली स्किन में लिपटा मजबूत बदन, सोए हुए भी इनका खतरनाक ऑरा डराने वाला था। अगर इंटेलिजेंस ने कंफर्म नहीं किया होता कि यह हाइबरनेशन में है, तो मुझे 100 हिम्मत भी मिल जाती तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। नीचे जमीन पर देखा तो ग्रे वाइट बीट के दलदल में सफेद हड्डियां भरी पड़ी थीं। तो मैं धीरे धीरे नाक दबाकर पीछे हट गया और दूसरी तरफ की गर्म हवा वाली गुफा की तरफ चला गया। एकदम डरावना नजारा है। अच्छा हुआ दादा अंदर नहीं गया। बिना हथियार सेकंड टीयर मॉन्स्टर्स से भिड़ना तो सीधे मौत को बुलाना है। टनल में रोशनी और भी धुंधली होती जा रही थी। ब्लू लाइट की चमक भी कमजोर पड़ती जा रही थी। इसलिए दर्शकों को लगा जैसे सिग्नल कट गया हो। अनजान अंधेरे और छुपे हुए खतरे की वजह से स्क्रीन के सामने बैठे लाखों शिया दर्शकों की सांसें रुक गई थीं। क्या हुआ? सिग्नल खराब है क्या? डराओ मत यार। मॉन्स्टर के अड्डे को पार करते ही जमीन अचानक तेजी से नीचे जाने लगी। रोशनी और कम हो गई। इस वक्त मैं पूरी तरह एनवायरनमेंट इन्फो के सहारे टटोलकर आगे बढ़ रहा था। तभी टेम्परेचर पागलों की तरह बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मेरा पूरा बदन पसीने से भीग गया। क्विक ड्राई कपड़े बदन से चिपक गए। गला भी प्यास से सूखने लगा। अजीब बात है, ये तो स्नो स्टॉर्म टेम्पल है, फिर इतनी गर्मी क्यों? अचानक एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका सामने से आया। तेज गर्मी और तेज ठंड टनल के अंदर आपस में टकराई। एक पल में घना सफेद धुआं उठा, जिसने मेरी नजर धुंधली कर दी। लेकिन रेटिना पर साफ दिख रहा था। वो पर्पल पिरामिड बस 30 मीटर दूर रह गया था। तो मैंने दांत भींचे, सांस रोककर सफेद धुएं को पार कर लिया। सामने का नजारा देखकर मेरी आंखें एक पल में सिकुड़ गईं। ये एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड सर्कुलर हॉल था। बीच में एक काली नदी शांति से बह रही थी। नदी के दोनों किनारों पर इंसान जैसे जीवों की सफेद हड्डियां करीने से लगी हुई थीं। सबकी सब झुककर बैठने की मुद्रा में हॉल के बीच की तरफ मुंह किए हुए। यार, ये तो इंसानी हड्डियां हैं। आखिर ये जगह है क्या? जल्दी देखो, दीवार पर रोशनी है। अगले ही पल लाइव स्ट्रीम का सिग्नल अचानक कट गया, लेकिन मुझे इसका बिल्कुल भी पता नहीं चला। मेरा पूरा ध्यान सामने के नज़ारे में अटका हुआ था। वो अलग अलग रंगों से बनी एक पेंटिंग थी, जो गुफा के अंदर की हवा के साथ धीरे धीरे हिल रही थी। पेंटिंग के बिल्कुल बीच में काई जमकर एक औरत का चेहरा बना हुआ था। कोई साफ नक्श नहीं थे, बस दो काली खोखली गहरे कुएं जैसी आंखें ठंडेपन से मुझे नीचे देख रही थीं। बस एक नज़र देखते ही मेरे दिमाग पर जैसे भारी हथौड़ा पड़ गया। एकदम से जी मिचलाने लगा। कानों में ढेर सारी अस्पष्ट फुसफुसाहटें गूंजने लगी। गड़बड़ हो गई। फिर मेरा होश एक पल में रुक गया। पता नहीं कितनी देर बाद मेरी आंखें लाल हो चुकी थीं। बेकाबू होकर मेरा होश उस पेंटिंग की तरफ खिंचता चला गया। चेतना एक खाली बर्फीले मैदान में खींच ली गई। एक पुरानी, ठंडी, तंज भरी औरत की आवाज़ मेरी आत्मा की गहराई में गूंज उठी। अजनबी, देवता के सामने झुकते क्यों नहीं? डरावना दबाव अचानक ऊपर से गिरा। मेरी पूरी हड्डियां ऐसे चरमराने लगीं जैसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा हो। घुटने बेकाबू होकर कांपने लगे। ठीक उसी पल जब घुटने जमीन को छूने वाले थे, मेरा होश अचानक साफ हो गया। मुझे पूरा यकीन हो गया कि कोई बहुत पुरानी और ताकतवर एंटिटी उस पेंटिंग के जरिए मुझे देख रही है, मुझसे बात कर रही है। सवाल था, झुकूं या पूरी तरह जमीन पर लेट जाऊं? क्या उसे नाराज करने से मेरी जान तुरंत चली जाएगी? दिमाग में ढेर सारे विचार तेजी से फ्लैश हुए। आखिर में सब एक ही सवाल में बदल गए। क्या अगले 3 दिनों का इंटेलिजेंस पॉइंट खर्च करके सिविलाइजेशन एनालिसिस किया जाए? बिना एक पल भी झिझके मैंने हाँ में सिर हिलाया। तुरंत ही रेटिना पर एक पर्पल रोशनी फूट पड़ी। पुराने गोल्डन पैटर्न आपस में जुड़ते बुनते आखिर में एनालिसिस रिजल्ट बनकर उभरे। ये देखकर मेरा दिल कस गया। फिर भी मैंने दांत भींचकर मेटल फावड़ा जमीन में गाड़ दिया। पूरी ताकत लगाकर धीरे धीरे सीधा खड़ा होने की कोशिश की। हॉल की हवा अचानक तेज हो गई। हड्डी तक चीरने वाली ठंड रोम रोम से होकर गुजरने लगी। अच्छा हुआ मेरे पास मीडियम कोल्ड रेजिस्टेंस था, तभी मैं थोड़ा बहुत टिक पाया। लेकिन उससे भी मुश्किल था मेंटल टॉर्चर। आसपास की सफ़ेद हड्डियां जैसे जिंदा हो उठी थीं। खोखली आंखों से गुस्सा झलक रहा था। कानों के पास झुको, गुलाम बनो, झुकने में ही जिंदगी है जैसी अनगिनत नरक जैसी आवाज़ें गूंज रही थीं। इस वक्त मेरी नज़र धुंधली होने लगी। हजारों पीढ़ियों के जीव यहाँ श्रद्धा से झुककर देवी शक्ति पाने की उम्मीद में बैठे नजर आए। अच्छा हुआ रेटिना पर मौजूद पर्पल संकेत ने मेरा होश बचाए रखा। तो मैंने अपनी जुबान की नोक दांतों से दबाई, दर्द के सहारे होश में रहा। दिल ही दिल में पूरी ताकत से रशिया का नेशनल एंथम गाता रहा। विल पावर को आखिरी हद तक जलाता रहा। अगले ही पल वो सब कुछ तबाह कर देने वाला दबाव अचानक गायब हो गया। हॉल फिर शांत हो गया। उसके बाद मैं जोर जोर से सांस ले रहा था। दिल की धड़कन अभी शांत नहीं हुई थी। गुफा की हवा घूमी। पेंटिंग का काला हरा रंग हटकर पवित्र चांदी जैसे सफेद रंग में बदल गया। ऊंची जगह बैठी देवी ने हल्के से हाथ नीचे किए। आंखों में तारीफ की झलक थी। दोनों हाथ खोलकर एक जेड कप में शराब जैसा कुछ पेश किया। साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फ्रॉस्ट गॉडेस की विल टेस्ट पास कर ली। अगला कदम, टेस्ट पास करने वाले की स्पेशल एबिलिटी, ठंड और बर्फीले माहौल में इग्नोर करने की ताकत। सभी एट्रीब्यूट्स में 30% डिवाइन बूस्ट। आगे बढ़ने के लिए आइस सिल्वर फिश और आइस हार्ट लोटस या फिर स्नो डेमन बियर का लीवर चढ़ाना जरूरी होगा। मुझे तुरंत बर्फ पर वो बड़ा पंजे का निशान याद आ गया। इस टेस्ट का अगला लेवल तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। मुझे सेकंड ईयर मॉन्स्टर हंट करने को कह रही है।
फ्रॉस्ट गॉडेस, तुम सीरियस हो? तभी पेंटिंग के नीचे पत्थर के प्लेटफॉर्म के गड्ढे में एक गीला कटोरा भरने लगा। चमकीला सफेद लिक्विड देवी की उंगली से टपक रहा था। सिस्टम ने तुरंत बताया, ये फ्रॉस्ट गॉडेस की तरफ से टेस्ट पास करने वाले के लिए इनाम है। पीने के बाद इंसानी शरीर में बड़ा बदलाव आएगा, कोल्ड रेजिस्टेंस काफी बढ़ जाएगी। मैं तुरंत आगे बढ़ा और उसे शरीर में उतार लिया। एक पल में गर्म ताकत फूट पड़ी। थोड़ी ही देर में मुझे लगा जैसे शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया हो। ताकत और एनर्जी भी साफ बढ़ गई थी। मैं इस ताकत की खुशी में डूबा ही था कि एक बहुत बड़ी आवाज पूरे ब्लू स्टार में गूंज उठी। ब्लू स्टार का अनाउंसमेंट, द शिया कंट्री के 8वें बैच के एक्सप्लोरर झांग यू ने देवता की परीक्षा ट्रिगर करके पूरी कर ली। एक्सप्लोरेशन प्रोसेस आगे बढ़ी। जंगली दुनिया का पहला स्टेज खत्म हो गया। दूसरा स्टेज, अपोकैलिप्स कॉन्टेस्ट, जल्द शुरू होगा। एडवांस सिविलाइजेशन का अनाउंसमेंट खत्म होते ही मेरे लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स कुछ सेकंड के लिए खाली हो गए, फिर अचानक फट पड़े। एडवांस सिविलाइजेशन का अनाउंसमेंट, ये तो इंसानी इतिहास में पहली बार है ना? द शिया का झांग यू, हे भगवान, दादा का नाम तो पूरी दुनिया में गूंज गया। मैं तो पूछना चाहता हूँ, ये कैसा शो ऑफ है भाई? उधर टान चिंग और लियू फेई फेई का तो सीना ही छूट गया। उन्हें ये उम्मीद ही नहीं थी कि मैं न सिर्फ बच जाऊंगा बल्कि इतना बड़ा तमाशा भी खड़ा कर दूंगा। इससे भी बड़ी बात यह कि मैंने सिर्फ 10 मिनट में ही सब क्लियर कर दिया। जो अवशेष दूसरों को कई कई दिन रात लगाकर भी पार नहीं होते, उसे मैंने चुटकियों में कर दिया। थोड़ी देर में रेड सिक्योर फोन बजने लगा। उन्हें सबसे हाई लेवल मीटिंग के लिए बुलाया गया। टॉप स्ट्रैटेजी मीटिंग रूम में पुराने हेड का चेहरा सीरियस था। 20 दिन बाद दूसरा स्टेज शुरू होगा। हर देश को एक अपोकैलिप्स पर्सन डिसाइड करना होगा। जब तक अपोकैलिप्स पर्सन जिंदा रहेगा, देश को दो चीजें मिलेंगी। एक, अपोकैलिप्स पर्सन के साथ डबल वे रियल टाइम कम्युनिकेशन। दूसरा, अपोकैलिप्स पर्सन के कोऑर्डिनेट के 3 किलोमीटर के अंदर दूसरे एक्सप्लोरर्स को ड्रॉप कर सकते हैं। जंगली दुनिया में सर्वाइव करने का पूरा लॉजिक बदल गया। अब सिंगल फाइटर सर्वाइवल नहीं, बल्कि देश और बेस बिल्डिंग का गेम था। द शिया के पास अभी सिर्फ 3 सर्वाइविंग एक्सप्लोरर्स बचे थे। अपोकैलिप्स पर्सन चुनने में बहुत सावधानी बरतनी थी। इस वक्त सभी सर्वाइवर्स ने नेशनल फॉर्चून रैंकिंग देखी। 8वें बैच की नेशनल फॉर्चून रैंकिंग के रिवॉर्ड्स पूरी तरह रिफ्रेश हो चुके थे। अपोकैलिप्स कैंडिडेट का स्पेशल इवेंट शुरू हो चुका था। पुराने हेल्थ और न्यूट्रिशन वाले रिवॉर्ड्स की जगह अब डार्क गोल्ड चमक वाले रिवॉर्ड्स आ गए थे। पहला नंबर, लीजेंडरी हेगमॉन टेक्निक, जो पूरे देश का नेचुरल एनवायरनमेंट 40% तक बेहतर कर सकता था। दूसरा नंबर, टाइटन आर्मर। तीसरा नंबर, मल्टी फंक्शन पोर्टेबल व्हीकल। चौथे से 10वें नंबर तक भी अच्छे बैकपैक और हीलिंग पोर्शंस थे। यहाँ तक कि 100वें नंबर का रिवॉर्ड भी 10 गुना बढ़ चुका था। ये देखकर मुझे भी लालच आ गया। व्हाइट डिजास्टर खत्म होने के बाद मुझे भी टॉप रैंक की कोशिश करनी चाहिए। तभी अचानक मुझे बहुत भूख लगने लगी। मुझे पता था कि एडवांस कोल्ड रेजिस्टेंस मिलने के बाद बॉडी प्यूरिफाई हो रही थी, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। मैं हॉल की हड्डियों के ढेर पर बैठकर स्नो पोटैटो मीट ड्राई खाने लगा, लेकिन कितना भी खाओ पेट ही नहीं भरता था। थोड़ी देर में ही नींद आने लगी, तो मैं बिना किसी सावधानी के चट्टान से टेक लगाकर उस रहस्यमयी हॉल में गहरी नींद सो गया। ऊपर की पेंटिंग जैसे फिर से जिंदा हो उठी। दिलचस्प छोटा सा जीव। जब मैंने आंखें फिर खोली, तब तक 3 दिन गुजर चुके थे। मैंने अकड़ी हुई कमर सीधी की, जॉइंट से कटकट की आवाज़ आई। मैंने लेदर बैग में हाथ डाला खाना ढूंढने के लिए। मेरी मीट ड्राई कहाँ है, सब कहाँ गई? सोने से पहले तो आधा ही खाया था। आज की इंटेलिजेंस भी रिफ्रेश हो चुकी थी, लेकिन मैंने जल्दबाजी नहीं की। पहले नेशनल फॉर्चून सिस्टम का पर्सनल पैनल खोला। ये सोचा भी नहीं था कि सोते सोते मुझे एडवांस कोल्ड रेजिस्टेंस बॉडी मिल जाएगी। मैंने अपनी बाह की मसल्स दबाकर देखी, पहले से ज़्यादा टाइट थी। स्किन के नीचे जैसे एक गर्म ताकत बह रही थी। अगर अभी मैं पहले दिन वापस जाऊं तो बिना जैकेट के भी तूफान में आराम से टिक सकता हूं। यहाँ तक कि व्हाइट डिजास्टर में भी 1 घंटा झेल सकता हूँ। 8वें बैच के एक्सप्लोरर्स में शायद ही कोई मुझसे ज्यादा कोल्ड टॉलरेंट होगा। मैं तो सच में कोल्ड रेजिस्टेंस का जीनियस हूँ। लेकिन जैसे ही नजर नीचे दाईं तरफ गई, मेरी मुस्कान रुक गई। एबिलिटी लिस्ट के नीचे फ्रॉस्ट गॉडेस की नजर वाला बैच एकदम अलग दिख रहा था। वो एक काले रंग का टैग था। जहां तक मुझे पता है, सारे एडवांस सिविलाइजेशन वाले टैग गोल्डन और पॉजिटिव बफ होते हैं। काला टैग मैंने कभी नहीं देखा था। ये किसी कर्स जैसा लग रहा था। खैर, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, तो फिलहाल इस फ्रॉस्ट सिस्टर को यूं ही मान लेते हैं। टैग से भी ज्यादा टेंशन देने वाली बात थी रैंकिंग। 3 दिन माल अपलोड न करने की वजह से मैं टॉप 100 से गिरकर 3000 से बाहर पहुंच गया था। जब मैंने 8वें बैच की नेशनल फॉर्चून रैंकिंग खोली, तो देखा पहले और दूसरे नंबर वालों ने बहुत सारा माल अपलोड किया था। क्या ये लोग जंगली दुनिया को अपना घर का पिछवाड़ा समझ रहे हैं? मेरे पास तो वो थोड़ा आइस ब्लू फल का पेस्ट भी दांतों के बीच फंसने लायक नहीं था। फुलनेस लिमिट बढ़कर 500 होना अच्छी बात है, लेकिन 1 घंटे में 10 पॉइंट गिरने की स्पीड कौन झेल पाएगा? सिस्टम, बच्चे को बचा लो यार। अभी मैं व्हाइट डिजास्टर की वजह से बाहर नहीं जा सकता था, नहीं सेकंड टीयर मॉन्स्टर से भरे हॉल में जान की बाजी लगाना चाहता था। आखिरी उम्मीद बस इंटेलिजेंस सिस्टम पर टिकी थी। तो बिना झिझके मैंने सर्वाइवल ऑप्शन चुना। अगले पल गोल्डन रोशनी रेटिना पर एक झलक दिखाकर गुजर गई। आज की सर्वाइवल इंटेलिजेंस गुफा में एक रेयर ग्रेड सर्वाइवल ब्लाइंड बॉक्स छिपा है, जमीन से 1.3 मीटर नीचे दबा हुआ। मैं तुरंत खड़ा हो गया। याद आया कि पहले लीजेंडरी ग्रेड ब्लाइंड बॉक्स से वो स्नो व्हीकल निकला था, जिसने मेरी किस्मत बिल्कुल पलट दी थी। इस बार भले ही रेयर ग्रेड का ब्लू ब्लाइंड बॉक्स हो, लेकिन इस उजाड़ अंडरग्राउंड में ये किसी सोने से कम नहीं। मजा आ गया, गुफा के अंदर ही है, बाहर जाने की जरूरत भी नहीं।
पता नहीं कौन प्यारा सा इंसान इस ब्लाइंड बॉक्स को छोड़ गया। नहीं खोल पाया तो मेरे लिए सस्ता पड़ गया। जब मैंने कोऑर्डिनेट की सही जगह देखी, चेहरे की मुस्कान वहीं फ्रीज हो गई। डेस्टिनेशन तो सेकंड टियर डार्क वीप मॉन्स्टर्स के अड्डे की गहराई में था। मैं अकड़ कर पीछे मुड़ा और उस देवी की पेंटिंग की तरफ देखा। बचाओ यार फ्रॉस्ट सिस्टर, अब मैं क्या करूं? इसी बीच मेरा लाइव स्ट्रीम पूरे 3 दिन ब्लैक स्क्रीन रहने की वजह से लाखों दर्शक 24 घंटे वेट करते रहे। कंफ्यूजन के बीच वांग गैंग का एक शार्प कमेंट आया। इस बात ने दाशिया के दर्शकों को तो शांत कर दिया, लेकिन विदेशी दर्शकों का मजाक शुरू हो गया। वो बोले, पॉपुलैरिटी तो हाई है पर रैंकिंग लो, ट्रैफिक तो है पर एक्सप्लोरर बनने लायक नहीं। जब सब सोच रहे थे ब्लैक स्क्रीन ऐसे ही चलता रहेगा, तभी हल्की सी स्टैटिक साउंड आई। 3 दिन से शांत लाइव स्ट्रीम विंडो आखिरकार रोशन हो गई। वेलकम बैक दादा, मिसिंग पर्सन वापस आ गया। इस दीवानगी को देखकर पहली बार लाइव स्ट्रीम में आए विदेशी दर्शक हैरान रह गए। क्या दादा ने ब्यूटी फिल्टर लगाया है? स्किन तो जेड जैसी सफ़ेद हो गई है। गुड मॉर्निंग सबको। आज मैं फिर उस बैट केव में जाने वाला हूँ। ये कहते हुए मैंने देखा कि कमेंट्स मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो मैंने हाथ उठाकर गाल पर फेरा। स्किन अब पहले जैसी रफ नहीं लग रही थी। शरीर भी पहले से कहीं ज्यादा टाइट हो गया था। हर एक मसल में ताकत भरी हुई थी। चट्टान के सहारे ऊपर चढ़ते हुए हवा में तेज बदबू बढ़ती जा रही थी। ऊपर धीरे धीरे गहरे लाल रंग के मॉन्स्टर ट्रेल्स दिखने लगे। करीब 2 घंटे बाद सेकंड टीयर डार्क वीप मॉन्स्टर का अड्डा सामने आ गया। मैं गुफा के मुंह पर रुक गया। दिल में सोचा, ये ब्लाइंड बॉक्स शायद किसी एक्सप्लोरर की चीज रही होगी। बदकिस्मती से बाहर शिकार करने गए डार्क वीप मॉन्स्टर इसे अपने अड्डे में ले आए होंगे। ब्लाइंड बॉक्स इतना पास होने के बावजूद मैंने जल्दबाजी में अंदर नहीं घुसा। चट्टान के पीछे लेटकर मैंने ध्यान से टेरेन देखा। बाईं तरफ की चट्टान बहुत खड़ी थी, फिसलकर आवाज होने का खतरा था। बीच में मोटा बीट का ढेर था, पैर रखते ही दलदल में धंस सकता था। सिर्फ दाईं तरफ चट्टान से सटा हुआ हड्डियों का ढेर वाला इलाका ही सेफ था। अच्छा हुआ एनवायरनमेंट इंटेलिजेंस साथ थी, वरना इस गंदी मैली जगह में रास्ता ढूंढना मुश्किल था। कुछ मिनट टेस्ट करने के बाद मैं दाईं चट्टान से सटकर चुपचाप गुफा में उतर गया। सिर के ऊपर सेकंड टियर मॉन्स्टर्स की भीड़ लटकी थी। दांत पीसने की आवाजें लगातार आ रही थी। नीचे हड्डियों और गंदगी से भरा दलदल था। एक कदम गलत पड़ा तो बर्बादी तय थी। मैं जरा भी आवाज नहीं करना चाहता था। जल्दी ही मैं एक साधारी सी सफेद कीचड़ के सामने रुक गया। सिस्टम ने बताया ब्लाइंड बॉक्स नीचे ही है, तो मैंने सांस रोकी, बदबू को दबाकर मेटल फावड़ा धीरे से चिपचिपी गर्म कीचड़ में डाला। धीरे धीरे ऊपर की परत हटाई। लाइव स्ट्रीम के दर्शक मेरी हरकतों से हैरान थे। कमेंट्स में पूछ रहे थे मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। कुछ लोग शर्त लगा रहे थे कि कुछ नहीं मिलेगा। तभी फावड़े को हल्का सा टच महसूस हुआ। मैं रुक गया, सावधानी से आखिरी परत हटाई। एक हल्की नीली रोशनी अंधेरे में चमकी। मैंने भारी मेटल बॉक्स को गोद में उठा लिया, बिना किसी आवाज के। पूरी प्रोसेस बिल्कुल साइलेंट रही। लगता है वो मॉन्स्टर्स को अभी तक पता नहीं चला कि उनका अड्डा लूट लिया गया। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स सवालों और हैरानी से भर गए। कुछ लोग मेरी स्मूथ मूवमेंट की तारीफ कर रहे थे। कुछ नए दर्शकों को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या किया। लेकिन मेरा ध्यान कमेंट्स पर नहीं था, सिर्फ वापस निकलने पर था। जब तक मैं मॉन्स्टर अड्डे से पूरी तरह दूर नहीं हो गया, तब तक चैन नहीं आया। 2 घंटे बाद मैं गर्म हीट केव के हॉल में वापस पहुंचा। सबसे पहले नदी के पास गया। बदबू से भरे कपड़े उतारे। ठंडे पानी में बार बार धोया जब तक शरीर पर सिर्फ ठंडी पानी की खुशबू न रह जाए। फिर मैं ऊपर से नंगे बदन गर्म ग्रीन स्टोन पर पालथी मारकर बैठ गया। सामने रखे साफ किए हुए ब्लाइंड बॉक्स को देखते हुए सोचने लगा, रेयर ग्रेड ब्लाइंड बॉक्स में आमतौर पर एडवांस सर्वाइवल गियर होता है, जैसे कोल्ड रेसिस्टेंट कपड़े, एडवांस टूल्स या स्पेशल इफेक्ट वाली दवाइयाँ। और एडवांस सिविलाइजेशन का प्रोडक्ट हमेशा भरोसेमंद होता है। मैंने मुस्कुराते हुए कैमरे की तरफ देखा, भौहें उठाई। साफ मैकेनिकल लॉक की आवाज़ शांत गुफा में गूंज उठी। मैंने धीरे धीरे ढक्कन खोला। बॉक्स के अंदर सिर्फ एक करीने से फोल्ड किया हुआ सिल्वर ग्रे क्लोक रखा था, पानी की तरह चमक रहा था। इसके अलावा कुछ नहीं। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन बजी। रेयर ग्रेड पोलर ऑप्टिकल कैमोफ्लाज क्लोक मिला। मैंने क्लोक खोला। रेटिना पर तुरंत उसकी प्रॉपर्टीज दिखने लगी। हाथ लगाकर छुआ तो ठंडा और स्लिपरी सा टच था। ओढ़ते ही क्लोक अपने आप बदन से फिट हो गया। तभी एक हल्का सा वाइब्रेशन हुआ और कमाल की बात, अगले पल में पूरी तरह गायब हो गया। बस नीचे की ग्रीन स्टोन स्लैब खाली पड़ी रह गई। ये देखकर कमेंट्स एकदम फट पड़े। अरे यार, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? सच में इनविजिबिलिटी है। मैं शेल्टर में बार बार टेस्ट करके जल्दी ही क्लोक की खासियत समझ गया। इस तरह की प्रॉपर्टी वाला गियर रेयर ब्लाइंड बॉक्स में मिलना भी बहुत दुर्लभ है। कह सकते हैं इस बार मेरी किस्मत सच में अच्छी थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। तेज भूख जैसे अंदर से नोच रही थी। पेट में एसिड उठने लगा। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। क्लोक कितनी भी अच्छी हो, पेट तो नहीं भर सकती। तो मैं जोर लगाकर उठा। स्टोरेज से पहले की भुनी हुई 2 मछलियां निकाली। ग्रीन स्टोन पर बैठकर धीरे धीरे चबाता रहा। फिर भी पेट पूरा नहीं भाया। खाने के बाद मैं कोने में सिमटकर लो एनर्जी मोड में आराम करने लगा। कम से कम अब हड्डी चीरती ठंड नहीं सहनी पड़ती थी। लेकिन थोड़ी देर में ही फूड स्टॉक पूरी तरह खत्म हो गया। इससे भी ज्यादा चिंता की बात थी देवी की नज़र का लगातार असर। सोने से पहले मैंने रेटिना चेक की। इंटेलिजेंस पॉइंट्स 10 तक जमा हो चुके थे। वाई डिजास्टर भी बस 3 दिन में कमजोर पड़ जाएगा। तब तक एडवांस कोल्ड रेजिस्टेंस के सहारे बाहर शिकार पर जा सकूंगा। उस रात मैं एक अजीब गहरी नींद में डूब गया। सपने में न कोई धरती थी न आसमान, बस चारों तरफ गरजता तूफान और हड्डी चीरती ठंड।
जो हर चीज को भेद रही थी। मेरी वो गर्व वाली कोल्ड रेजिस्टेंस पूरी तरह फेल हो चुकी थी। ऐसा लगा जैसे आत्मा भी जमकर टूट जाएगी। मैंने मुश्किल से सिर उठाया। ये कहाँ है? तूफान की गहराई में एक साया दिखा। अरोरा और तूफान से बना एक लंबा गाउन पहने, नंगे पांव खालीपन में खड़ा। चारों तरफ की जगह भयंकर ठंड से टूट टूट कर फिर बन रही थी। क्या ये फ्रॉस्ट गॉडेस है? होश डूबते डूबते दिल में एक जबरदस्त ताकत की चाहत जागी। हर कदम पर आत्मा फटने जैसा दर्द सहते हुए भी मैं आगे बढ़ता रहा। जैसे ही होश तूफान में पूरी तरह घुलने वाला था, एक ठंडी हल्की आह भरी आवाज आत्मा की गहराई में गूंजी, चलो अब वापस जाओ। आवाज खत्म होते ही एक गर्म नरम ताकत ने मुझे जोर से पीछे धकेल दिया। मैं चौंक कर जाग गया। स्क्रीन पर डेली नोटिफिकेशन के बाद एक डार्क पर्पल स्पेशल नोटिफिकेशन जबरदस्ती उभर आई। गड़बड़ हो गई कहते हुए मैं तुरंत ग्रीन स्टोन से उठ बैठा। हाथ अपने आप माथे की तरफ गया। चेहरे पर गर्माहट फैल गई। जब से फ्रॉस्ट गॉडेस की नजर पड़ी थी, मैं लगातार एक मेंटल प्रेशर में था, लेकिन अभी वो भारीपन एकदम गायब हो चुका था। इसकी जगह एक बिल्कुल नई तरह की ताजगी आ गई। सेंसेस एकदम शार्प हो गए। पूरी दुनिया आंखों में जैसे साफ पॉलिश की हुई दिख रही थी। जैव नज़र का संग्रह खुला। इसके बाद आसपास की चीज़ों की मूवमेंट स्पीड तुम्हारी आंखों में 90% स्लो हो जाएगी, और इस वक्त तुम जीवों की कमजोरी और डेथलाइन देख सकते हो। मैं पैनल देखकर चौंक गया। अरे यार, ये तो वही लीजेंडरी बुलेट टाइम है ना? सांसें एकदम तेज हो गईं। एक एक्सप्लोरर होने के नाते मुझे किसी से ज्यादा पता था इस एबिलिटी की कीमत क्या है। मैं खड़ा हुआ, गहरी सांस ली, फिर मेरी नज़र सटीक तरीके से गुफा की छत पर बन रही एक पानी की बूंद पर टिक गई। जैसे एक बूंद चट्टान से अलग होकर गिरने लगी, मैंने हल्की सी गुर्राहट के साथ आवाज निकाली। चारों तरफ की दुनिया एकदम बदल गई। ऐसा लगा जैसे पॉज बटन दब गया हो। मैं तो साफ साफ पानी की बूंद की सतह पर अपना ही रिफ्लेक्शन देख पा रहा था, और हवा में ग्रेविटी की वजह से उसकी हल्की सी शेप बदलती हुई भी दिख रही थी। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया, दो उंगलियों से सटीक तरीके से उसे हवा में पकड़ लिया। टाइम स्पीड तुरंत नॉर्मल हो गई, लेकिन जल्दी ही मुझे इस एबिलिटी की कीमत और लिमिट्स भी समझ आ गई। पहली बात, ये सिर्फ मेरी सोचने की स्पीड बढ़ाती है। असली किस्मत बदलने के लिए फिर भी बॉडी को लगातार मजबूत बनाना जरूरी है। दूसरी बात, ये सिर्फ करीब 2 सेकंड तक चलती है, और फुलनेस बहुत ज़्यादा खर्च करती है। अभी अभी 100 पॉइंट के करीब पहुंची फुलनेस एकदम खाली हो गई। थैंक यू फ्रॉस्ट सिस्टर। मन शांत करने के बाद मैंने इंटेलिजेंस सिस्टम चेक की। नज़र पड़ते ही जैसे उछल पड़ने का मन हुआ। जमा हुए इंटेलिजेंस पॉइंट्स, तेरा एस ग्रेड वाइट डिजास्टर कमजोर होकर बी ग्रेड हो गया है। विजिबिलिटी वापस आ चुकी है। ये देखकर मैं एक पल के लिए चौंक गया। फिर समय देखा तो पता चला कि मैं पूरे 3 दिन सोया रहा। तभी समझ आया कि वो सपना सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, बल्कि एक लंबी एबिलिटी अपग्रेड प्रोसेस भी थी। वाइट डिजास्टर कमजोर होना तो बहुत बड़ी खुशखबरी थी। मेरी मौजूदा एडवांस कोल्ड रेजिस्टेंस के साथ अब मैं लंबे समय तक बाहर एक्टिविटी और हंटिंग कर सकता था, और सोते वक्त फुलनेस भी धीरे धीरे कम होती है, वरना अब तक बच नहीं पाता। आखिर में मैंने पर्सनल पैनल चेक किया। सारे डेटा साफ साफ दिख रहे थे। सच में स्ट्रांग होने की कीमत बहुत बड़ी होती है। इस वक्त फिर से जबरदस्त भूख महसूस होने लगी। मुझे तुरंत ढेर सारा खाना चाहिए था। पहले बाहर की कंडीशन देखनी थी। मैं तेजी से बर्फ से जमी गुफा के मुंह तक गया। मोटी बर्फ की परत के पार भी बाहर की हवा की आवाज पहले से बहुत कम महसूस हो रही थी। अब बाहर जाने का वक्त आ गया है। मैंने सूखे होंठ चाटे। नजरें एकदम चाकू जैसी तेज हो गईं। मेटल फावड़ा निकालकर कई दिनों से बंद बर्फ के दरवाजे पर जोर से वार किया। तेज टकराव की आवाज गुफा में गूंज उठी। बर्फ के टुकड़े बारिश की तरह उड़े। 3 दिन से बंद मेरा लाइव स्ट्रीम आखिरकार फिर से रोशन हो गया। लेकिन तेजी से बदलती जंगली दुनिया के लाइव स्ट्रीम सर्कल के लिए ये 3 दिन का गैप बहुत लंबा था। लाइव स्ट्रीम के दर्शक पीक टाइम के 10 लाख से गिरकर 50,000 से भी कम रह गए थे। ज्यादातर दर्शक तो सोच चुके थे कि मैं गुफा में भूख से मर चुका हूँ। अगर नहीं भी मरा तो लगातार सोते हुए दिखने वाले सीन ने सबका धैर्य खत्म कर दिया था। बस कुछ डाई हार्ड फैंस और क्यूरियस पासर्स बाई ही रुके थे। दादा आखिरकार जाग गया। फिर से कैमोफ्लाज क्लोक पहनकर मुस्टर्स चोरी करेगा शायद। ऊपर वाला पागल है क्या? वो तो फर्स्ट सेकंड टीयर मॉन्स्टर है। कमेंट्स धीरे धीरे चलते रहे। यहाँ तक कि पुराने फैंस भी इस वक्त चुप और चिंतित थे। क्या ये वही झांग यू है जो नया वर्जन ला रहा है? इतना दुबला पतला कैसे हो गया? छोड़ो यार, लाइट हाउस कंट्री का जॉन तो प्लेन को लगभग साफ कर चुका है। मूस शियो गॉडेस ने तो माइनिंग बेस भी बना ली है। ये अभी भी यहाँ बर्फ खोद रहा है। लगता है खाना खत्म हो गया, इसलिए मजबूरी में जान की बाजी लगाने निकला है। इस माहौल में बाहर जाना भी मौत ही है। झांग यू की रैंकिंग गिरकर 5,000 से बाहर पहुंच चुकी थी। अनगिनत डल हो चुके प्रोफाइल पिक्चर्स के बीच एक शूटिंग स्टार जैसे चमककर फिर गायब हो गया था। लेकिन इस वक्त मैंने लाइव स्ट्रीम के दर्शकों की परवाह नहीं की। पूरी ताकत लगाकर मिटल फावड़े से आधे मीटर मोटे बर्फ के दरवाजे पर वार किया। दरवाजे से कराहने जैसी आवाज आने लगी। अनगिनत दरारें जाल की तरह फैल गईं। फिर एक जोरदार धमाके के साथ बर्फ की दीवार का एक कोना टूटकर गिर गया। बहुत दिनों बाद तेज ठंडी हवा बर्फ के कणों के साथ अंदर घुस आई। मैं गुफा के मुंह पर खड़ा था। पहले वाली तरह कांप नहीं रहा था। एडवांस कोल्ड रेजिस्टेंस तुरंत असर दिखा रही थी। इस वक्त बस हल्की ठंड महसूस हो रही थी, जैसे पतझड़ के दिन पतले कपड़े पहनकर हवा में खड़े हों, बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक। अब का वाइट डिजास्टर तो कुछ भी नहीं है। मैंने बाहर के धुंधले बर्फीले तूफान की दुनिया की तरफ देखा,
लेकिन बिना सोचे समझे बाहर नहीं निकला। पहले थोड़ा स्थिर होने का फैसला किया। तो मैंने क्राइसिस इंटेलिजेंस चुनी। समय बर्बाद न करते हुए दिमाग में एक इलेक्ट्रॉनिक गूंज बजी। मेरी दोनों आंखें तुरंत गर्म हल्की गोल्डन डेटा फ्लो से भर गई। धुंधली दुनिया आंखों के सामने टूट गई। पहले जो सफेद सुनसान दुनिया थी वो अब एक चमकदार जीवन के जाल में बदल गई। जाल की लाइनें अलग अलग जीवों के ट्रेल्स थीं। जहां तक नजर जाती थी चारों तरफ फैली हुई और आपस में उलझी हुई। तूफान से मिटाए गए फेरोमोन और छुपाए गए पैरों के निशान अब सिस्टम में वापस ला दिए थे। रेटिना पर बड़ी संख्या में मार्क कर दिए गए थे। कई दिनों बाद क्राइसिस इंटेलिजेंस फिर से एक्टिव हो चुकी थी। मैं लेजेंडरी स्नो व्हीकल पर सवार हो गया। तेजी से एक्सीलरेट करते ही चारों तरफ बर्फ का धुआं उठ गया। चांदी जैसी सफेद गाड़ी तीर की तरह गुफा की सीमा तोड़कर बर्फीले मैदान में निकल पड़ी। पीछे तेज हवा गरज रही थी। मेरे खोदे हुए गुफा के मुंह पर तूफान की हल्की परत धीरे धीरे फिर से जमकर उसे बंद कर रही थी। थोड़ी दूर जाकर मैंने गाड़ी रोकी। सिर झुकाकर रेटिना पर नजर डाली। एक हल्की पीली ट्रेल साफ दिखाई दी। एक बड़ा जायंट स्नो रैबिट अभी अभी यहाँ खाना खोज रहा था। तभी सामने एक लाइन उभरी। मैंने जल्दबाजी में गाड़ी से नहीं उतरा। पहले आंखें सिकोड़कर थोड़ी देर ऑब्जर्व किया। जंगली दुनिया के स्नो रैबिट हाइबरनेट करने वाले चूहों जैसे नहीं होते। इनकी मूवमेंट एबिलिटी बहुत तेज होती है और सुनने की ताकत भी बेहद तेज। पहले होता तो गाड़ी से पीछा करके टांग टूट जाती, फिर भी इसका एक बाल तक न छू पाता। लेकिन अब की बात अलग है। अब देख इक्विपमेंट पार्टी क्या होती है। ये कहते हुए मैंने कमर से 2 बोन स्पाइक डैगर्स निकाले। फिर पोलर ऑप्टिकल कैमोफ्लाज क्लोक कसकर बांधा। सीधे बर्फ में लेट गया। हल्की सी लाइट शैडो डिस्टॉर्शन के बाद मैं बर्फ में पूरी तरह छिप गया। ध्यान से न देखो तो आसपास की बर्फ से कोई फर्क ही नहीं दिखता। लाइव स्ट्रीम के दर्शकों को स्क्रीन पर बस इतना दिखा कि मैं अचानक गायब हो गया। अरे यार, ये तो लीजेंडरी ग्रेड इक्विपमेंट का असर है। इस वक्त मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। टारगेट पोजीशन पर पहुंचते ही रुक गया। सामने आधे मीटर दूर बर्फ के गड्ढे से 2 लंबे सफेद कान बाहर निकले। बस अभी मैं एकदम बर्फ से उछलकर बाहर निकला। हाथ के डैगर से सटीक तरीके से उसकी गर्दन छेदी। सीधे उसे बर्फ पर पिन कर दिया। पूरी प्रोसेस 2 मिनट से भी कम में हुई। छिपने से लेकर किल तक बिल्कुल स्मूथ। स्नो रैबिट को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। फिर मैंने डैगर निकाला। बर्फ पर खून पोंछा। अभी भी हिलते खरगोश को उठाकर क्लोक थपथपाई। अच्छी चीज तो मेरी ही होनी चाहिए। फिर मैंने हाथ स्नो रैबिट पर रखकर अपलोड कंफर्म किया। 1 टन की आवाज के साथ सिस्टम नोटिफिकेशन आई। द शिया कंट्री के एक्सप्लोरर झांगयू ने माल अपलोड किया। कंप्लीट फर्स्ट ईयर जाइंट स्नो रैबिट 3। द शिया कंट्री को रिसोर्स मिला स्नो रैबिट 30,000। अरे यार, 30,000 स्नो रैबिट, ये कैसा कॉन्सेप्ट है। 30,000 खरगोश तो न जाने कब तक खाए जाएंगे। अरे झांगयू तो डे रैंकिंग टॉप 10 में घुस गया। ये तो पूरी लाइफ टाइम का पूंजी है। क्या यही असली ताकत है। मैंने नेशनल फॉर्चून रैंकिंग कार्ड खोली। मौजूदा पर्सनल टोटल रैंकिंग नंबर 4108। ये देखकर मेरी भौहें सिकुड़ गईं। बस टॉप 5,000 में ही पहुंचा। मुझे तो लगा था आज टॉप 1,000 में घुस जाऊंगा। फिर भी मुझे समझ आ गया कि जो भी लोग जंगली दुनिया में एक्सप्लोरर बनकर टिके रहते हैं वो सब असली एक्सपर्ट ही होते हैं।